हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में SN1 और SN2 के बारे में कवर किया था और मैंने आप लोगों को बोला था दैट यू शुड कंपेयर बिटवीन SN1 एंड SN2। बच्चों SN1 और SN2 क्या थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक था यूनिमोलिकुलर, एक था बाईमोलिकुलर। और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे थे उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ था? उसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट रहता था, सबस्ट्रेट का इफेक्ट रहता था, जो बच्चों एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक बात मैंने आप लोगों को बोला था कि ये लेक्चर्स को आने से पहले आप लोगों को E1 और E2 रिएक्शंस को प्रॉपरली प्रिपेयर करके आना है। तो E1 और E2 रिएक्शंस मैंने पहले पढ़ाया हुआ था रिवीजन लेक्चर्स में, E1 और E2 रिएक्शंस के बारे में। तो E1 और E2 के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो मेन पॉइंट में फोकस करूँगा दैट विल बी बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक बार समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर कोरिलेटेड इन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। जैसे कि कोई एक अल्किल हैलाइड है हमारे पास, मान लो 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो 2 डिग्री अल्किल हैलाइड में कोई रिएजेंट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस रिएजेंट को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि E1 भी आ सकता है, SN1 आ सकता है, E2 आ सकता है और SN2 आ सकता है। सो ये जो चारों रिएक्शंस, और E1CB का भी पॉसिबिलिटी है, तो E1CB मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इन पांचों रिएक्शन है और ऑलमोस्ट सेम टाइप का सबस्ट्रेट है, सेम टाइप का रिएजेंट है, तो इसलिए कन्फ्यूजन आएगा ही आएगा। जैसे कि नॉर्मली कंपैरिजन किया जाता है SN2 और E2, SN1 एंड E1, तो वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। और इस एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का शायद 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में ऑलमोस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट एंड वी विल फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो इसलिए जो 2 लेक्चर होने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। कोई भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसमें से बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, इसका क्या यूज़ है मैं बताऊँगा। जैसे कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या था? न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो कितना अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल कार्बन को अटैक कर सकता है। और जो बेसिसिटी है, जो बेस है, उसका प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं दैट हाउ इट कैन एक्सट्रैक्ट द H+, वो कितना अच्छे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो दैट इज गोइंग टू बी बेसिसिटी। तो कुछ ऐसे भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स जो कि अच्छे बेस होते हैं लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। ऐसे कुछ स्पेसिस होते हैं जो कि अच्छा बेस होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है लेकिन अच्छा बेस नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस स्ट्रॉन्गर बेसिस और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम ही हैं। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन OH- में दिखूंगा, तो या फिर मिथॉक्साइड आयन CH3O-, दोनों ही क्या है? दोनों ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और दोनों ही अच्छा बेस है। सो ये क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है OH-, RO-, CH3O-, दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मीनिंग क्या है? इसको आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हो। न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक बेस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। पहला वाला न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा वाला बेस है। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको नोट डाउन करके रखना है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा जिस दिन, उस पार्ट में आप लोगों को ये टेबल को साइड में रखना है एंड दैट विल हेल्प। और एक बात सीधी सी बात है बच्चों, जितना ये जो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनना है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को थोड़ा बहुत मेमोराइज करना होगा, एंड दैट मेमोराइजेशन विल कम बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। SN1, पहले SN1 और SN2 के बारे में थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। मैं उसका प्रोसीजर मैकेनिज्म रिवाइज नहीं करूंगा। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, अगर 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है मेरे पास, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है और 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है, ये तीनों है मेरे पास। तो इन तीनों में अगर मैं देखूंगा SN1 और SN2 के बारे में, फॉर SN1 अगर मैं बोलूँगा SN1 है, तो SN1 के लिए क्या होता है बच्चों? द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्स SN1। तो यहाँ पे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। लेकिन SN2 के लिए क्या होता है? SN2 के लिए 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ऑलमोस्ट 3 डिग्री होता ही नहीं है, और 1 डिग्री के केस में भी नहीं होता SN1।
1 डिग्री के केस में SN1 ऑलमोस्ट नहीं होता। कौन से केस में पॉसिबल होगा? जहाँ पे एलाइलिक वाला केस होगा या फिर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होगा, एट दैट केस SN1 इज पॉसिबल। या फिर जहाँ पे NGP का केस आएगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो क्या है हम लोग क्वेश्चन में ही सीखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट का दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, होपफुली क्वेश्चन के टाइम में ही बता दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख रहा हूँ। इससे पहले बच्चों मैं एक बात आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसको कंपैरिजन करने से पहले एक बार एलिमिनेशन रिएक्शंस देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ था? तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, उस एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था 2 टाइप के रिएक्शन, बेसिकली पहले E1 और E2 के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को रिवाइज किया होगा। तो बच्चों एलिमिनेशन जो E1 मैंने आप लोगों को बताया था, E1 रिएक्शन में क्या होता है? मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे ये X ले लेते हैं, 1 2 3 4, या राइट, ऐसे है। तो E1 में क्या होता था बच्चों? E1 में प्रिफरेबली हम लोग वीक बेस लेते थे। कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये सेम सबस्ट्रेट है। देखो SN1 का प्रिपरेशन और E1 और SN1 का कंपैरिजन कैसे स्टार्ट होता है। मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल मैंने B माइनस करके समझाया था। ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, मान लो। अब इसका पास क्या ऑप्शंस है न्यूक्लियोफाइल के पास? या तो ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे, कार्बन सेंटर पे अटैक कर सकता है, या फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है। बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो हम लोग इसमें बोलते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर को अटैक किया जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में फर्क पता चल रहा है आप लोगों को। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द H+, ये एज इन बेस काम कर रहा है। जब ये न्यूक्लियोफाइल एज इन बेस की तरह काम करेगा और H+ को लेके जाएगा तो इसको हम लोग एलिमिनेशन बोल रहे हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये न्यूक्लियोफाइल होकर अटैक किया, दैट इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूशन। ये जब न्यूक्लियोफाइल एज इन बेस की तरह H+ निकाला तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिमिनेशन। तो E1 रिएक्शन में क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला था E1 रिएक्शन इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा हाइड्रोजन सेंटर पे या फिर H+ निकालेगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं, या फिर X- और H- निकालेगा तो उसको हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। तो अभी देखते हैं E1 रिएक्शंस क्या है। बच्चों E1 रिएक्शन में क्या होता है? E1 रिएक्शन में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फर्स्ट। तो पहले क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसा फॉर्मेशन होगा? यहाँ से ये बन गया CH, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे CH, इसके ऊपर प्लस और यहाँ पे X-, ये बन गया कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन स्टेप के बाद क्या होगा? अभी ये अल्फा पोजीशन हो गया जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है। तो बीटा पोजीशन में क्या क्या है? ये ग्रुप बीटा कार्बन में हाइड्रोजन में ये 3 हाइड्रोजन है, तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ से X रिमूव हुआ, फिर उसके अगले स्टेप में H रिमूव होगा। तो यहाँ पे ये C, यहाँ पे H, यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन सेम ही है, कोई एक हाइड्रोजन हटा दो, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और यहाँ पे और बाद में फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा? HX, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन E1 प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्किन प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई E1 रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से H रिमूव होगा, उसके बीटा पोजीशन से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हम लोग इसको बोल रहे हैं। ड्यू टू दैट ये क्या होगा? अच्छा, और एक बात बच्चों, जब मैंने बोला था E1 रिएक्शन में क्या यूज होता है? E1 रिएक्शन में हम लोग वीक बेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? वीक बेस। वीक बेस मैंने क्यों बोला था यूज करने के लिए? अगर वीक बेस हम लोग यूज करेंगे दैट विल अलाउ द सबस्ट्रेट टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये कार्बोकैटायन बनने का वेट करेगा ही नहीं, ये पहले ही स्टेप में H+ यहाँ से निकाल लेगा। सो दैट इज व्हाट E1 रिएक्शन
E1 रिएक्शन में वीक बेस इसीलिए यूज होता है ताकि कार्बोकैटायन बने, फिर उसके बाद ये बन सके। लेकिन E2 रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, E2 रिएक्शन में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, वी यूज स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने से क्या होता है, साइमल्टेनियसली H और X रिमूव होता है। कैसे रिमूव होता है, न्यूक्लियोफाइल इस H के साथ धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप धीरे धीरे ब्रेक होता है। तो ड्यू टू दैट रीजन ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फिर यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और यहाँ से X धीरे धीरे रिमूव होता है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो E1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, E1 रिएक्शन में पहले लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकैटायन बना, फिर अल्फा हाइड्रोजन निकला, स्टेप बाय स्टेप। तो दैट इज व्हाट E1 रिएक्शन इज। और यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वगैरह लगेगा और वीक बेस यूज कर रहे हैं हम लोग। मैंने E1 E2 पूरा डिटेल्स में पढ़ा है बच्चों। और E2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली H एंड X आर साइमल्टेनियसली रिमूव फ्रॉम अल्फा बीटा पोजिशन। तो ये होता है E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है E1 रिएक्शन में, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा वो अच्छा E1 दिखाएगा। और SN1 SN2 के बारे में मैंने आप लोगों को बोला हुआ था। सो लेट्स चेक इट आउट। थोड़ा कंपैरिजन का स्टार्टिंग करते हैं, कैसे क्या प्रोसीजर हो। तो बच्चों मैंने तुम लोगों को पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बोला था। तो नॉर्मली बच्चों जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, क्योंकि जितना ही पोलैरिटी आएगा उसमें उतना क्या होगा, आयोनाइज करने में सिंप्लीफाई होगा। क्योंकि SN1 रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बोला था कि कितने अच्छे से आयोनाइज हो रहा है सब्सट्रेट, ऑन दैट बेसिस SN1 डिपेंड्स। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करेगा एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN2 reaction. Polar protic will favor SN1 reaction and polar aprotic will favor SN2 reaction. तो बच्चों मैंने ये फैक्टर में आप लोगों को एक फैक्टर बोला था that I माइनस, जो ये ऑर्डर था I माइनस F माइनस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके ऊपर माइनस लगा देते हैं, आयंस हो गया। तो ये जो बच्चों आयंस है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जब पोलर प्रोटिक में देखते हैं और पोलर एप्रोटिक में देखते हैं, एक फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। देखो बच्चों, जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जो एनायंस होते हैं वो अच्छे से सॉल्वेट कर जाते हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू दैट रीजन, और F माइनस छोटा भी है साइज में, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, उसमें अच्छे से बाइंड होके रह जाएगा, अच्छे से सॉल्वेट हो जाएगा। सो दैट विल बी नॉट अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, I माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस क्या होगा, अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा F माइनस। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में बोल रहे थे हम लोग। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, नॉर्मली SN2 को थोड़ा फेवर करता है, क्योंकि वो आयन से जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उसको अच्छे से सॉल्वेट नहीं करता है। ड्यू टू दैट रीजन न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर सकते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो 1 डिग्री बच्चों क्या फेवर करता है, ऑब्वियसली SN2 फेवर करता है, सीधी सी बात है। 1 डिग्री में क्या होगा, SN2 फेवर होगा। SN2 जब फेवर होगा, SN2 में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और SN2 के बाद E2 भी दिखा सकता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, लेकिन यहाँ पे अगर क्या होगा, हीट अच्छा प्रोवाइड होगा। हाँ, और एक बात मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, E1 और E2 जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड बाय टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगा। बच्चे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका 2 पार्ट होगा। तो इसलिए जो पार्ट्स हैं मेक श्योर टू टेक द नोट्स। टेम्परेचर हाई होने पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने से एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है, एलिमिनेशन फेवर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2
करेगा। और E2, अच्छा E2 में क्या होना चाहिए, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आप लोगों को E2 में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन सबसे ज़्यादा फेवर करता है SN2। SN2 में अगर ऐसे CH3X है ना, CH3X में ओनली SN2 होगा बच्चों, CH3X में क्या होगा, SN2 होगा, ये बात को याद रखना। अब 2 डिग्री अल्किल हैलाइड में क्या है, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड में सब कुछ पॉसिबल है। इसमें SN2 है, SN1 पॉसिबल है, E1 पॉसिबल है, E2 पॉसिबल है। SN2 के लिए क्या चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 के लिए क्या चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों को याद होगा सॉल्वोलिसिस कर रहे थे हम लोग, वीक न्यूक्लियोफाइल। E1 के लिए क्या चाहिए, वीक बेस। और यहाँ पे E2 के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। आप लोग बोलोगे कि सर न्यूक्लियोफाइल और बेस तो बहुत केस में सेम होते हैं, तो अभी इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो कि अच्छा बेस है लेकिन अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के बारे में, ये इट इज़ अ वेरी गुड बेस, बहुत अच्छा बेस है, लेकिन SN2 के लिए क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए फेवर नहीं करेगा, इट विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। जो यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट हम लोगों ने लगाया हुआ था यहाँ पे X, तो सोच लो ये यहाँ से इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, अच्छे से इसको अब्स्ट्रैक्ट करके ले सकते, मतलब इसको नहीं, H प्लस को, इट कैन फेवर गुड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो ये ग्रुप होते हैं ये क्या कर सकते हैं, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है लेकिन ड्यू टू द एज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इट कैन फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जहाँ पे प्रेजेंट होगा ना वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ना करके एलिमिनेशन कर देना। 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में 3 चीज़ें पॉसिबल है। 3 डिग्री में देखो बच्चों SN2 होगा ही नहीं, 3 डिग्री में क्या होगा, SN1 होगा, 3 डिग्री में क्या होगा, SN1 होगा। अब E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, ये तीनों ही होगा, E1 E2 एंड SN1। E1 में तो मैंने बता दिया आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस, E2 में वीक स्ट्रॉन्ग बेस एंड SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इससे देख के लिख लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। और एक बात कि एक्वस KOH जो होता है, एक्वस KOH SN2 दिखाता है, ये बात को याद रखना, और अल्कोहलिक KOH E2 दिखाता है। ये दोनों पॉइंट्स को बच्चों पूरा याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है। एक्वस KOH SN2 के लिए यूज होता है, और अल्कोहलिक KOH, दिस इज अल्कोहलिक KOH क्या यूज होता है, E2 के लिए यूज होता है। तो जो यहाँ पे आप सोचोगे तो फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, E1 E2 ये सबको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो 1 डिग्री और 3 डिग्री में स्पेसिफिकली देखो, 1 डिग्री और 3 डिग्री में अगर हम लोग देखेंगे, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इफ़ आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरे पास अगर अच्छा बेस है और एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या होगा, E2 होगा। क्या है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो मेरे पास क्या होगा, E2 आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास वीक बेस है तो क्या हो जाएगा, ये होगा। हालांकि E2 अगर 3 डिग्री है मेरे पास अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड में मेरे को जो रिएजेंट दिया है वो क्या होगा, वो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या फेवर करेगा, E2 फेवर करेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर देखेंगे SN1 और E1 के बीच में चेक करेंगे, क्योंकि E2 और देखो SN1 और E1 दोनों में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं, SN1 और E1 दोनों में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इन कार्बोकैटायन प्रोडक्शन में आप लोग क्या चेक करोगे, इसमें क्या है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, E1 में वीक बेस। तो यहाँ पे ये चेक करना है कि जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा गिवन होगा वहाँ पे E1 फेवर करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो SN1 फेवर करेगा। और एक बात आप लोगों को देखना है, अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहाँ पे E2, अगर हीट भी गिवन है तो और ही अच्छा है। ठीक है ना, तो ऐसे और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, SN1 E1 E2 इन सब के बारे में और जानेंगे। सो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो और फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। और एक बात लिखो, न्यूक्लियोफाइल्स
दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन। ये बात को बच्चों पॉइंट डाउन करके रखना, न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में से चेक कर लो स्ट्रॉन्ग बेस वाला कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला है। तो ये दोनों ही लाइन में क्या होगा, देयर इज अ चांस कि एलिमिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा वो एलिमिनेशन को फेवर कर, लेकिन हमेशा नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली बोला था न्यूक्लियोफाइल दैट आर स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन। और एक बात है जहाँ पे बल्की ग्रुप होगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एलिमिनेशन। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन देख रहे हैं, आप और एक पॉइंट नोट भी करके लिख सकते हो, बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स एलिमिनेशन। बच्चों जब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा उसमें जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये सारे पॉइंट्स का यूज़ होगा, उस टाइम पे ये सारे पॉइंट्स को मैं बोलूँगा। देखो यहाँ पे एलडीए जो है, एलडीए का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल अमाइड, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये ऐसे है आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे एन, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐसे होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे और ये नेगेटिव हुआ तो और लिथियम प्लस ऐसे। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये आइसोप्रोपाइल अमाइड आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स होगा, मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि ये जो बल्कि ग्रुप वाला फैक्टर है, इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा आप लोगों को समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर ये दोनों एग्जाम्पल मेरे पास है, ये दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो आप। ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे मैंने KOH दे रखा है। KOH यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसमें से OH माइनस आएगा और इसमें सॉल्वेंट्स यूज होगा। ठीक है, सॉल्वेंट्स यूज होगा। तो KOH में मान लो मैं जो रिएजेंट लिया हूँ यहाँ पे भी क्या होगा, ये OH माइनस अटैक करेगा। OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देखो यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये KO माइनस है ना, तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड O, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ये पार्ट, तो ये ग्रुप यही है BO माइनस। तो ये दोनों ही अच्छा बेस है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करके ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ से OH माइनस ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूशन करेगा SN2, तो यहाँ पे ये OH हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन, ये अच्छा बेस काम करेगा ना, तो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से जब लेस प्लस निकालेगा यहाँ से ब्रोमीन माइनस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये ऑब्वियसली क्या करेगा, ये इस H प्लस को अटैक करेगा। ये अल्फा पोजीशन हो गया ब्रोमीन, तो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको ये अटैक करेगा, E2 होगा यहाँ पे। देखो बच्चों समझने को ट्राई करो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, E2 होगा, क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस भी है, लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन अच्छे से हो पाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। और यहाँ पे ये क्या है, अच्छा बेस की तरह काम करेगा। तो बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड साइमल्टेनियसली दिस लिविंग ग्रुप विल लीव। तो ये जो E2 मैकेनिज्म होता है, साइमल्टेनियसली H और ब्रोमीन निकल रहा है, ये एंटी फॉर्म में होता है दोनों का। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताऊंगा, इसका क्वेश्चन में ही बताऊंगा। तो H और ब्रोमीन दोनों साइमल्टेनियसली निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में, दिस विल फॉर्म एल्कीन। ठीक है, देखो जो बच्चों मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है SN1, SN2, E1, E2, उसका ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ मैं कि कौन सा यूज़ कैसा होगा। जब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट, चारों लेक्चर्स, SN1 के ऊपर 2 लेक्चर्स हैं, SN2 में 2 लेक्चर्स हैं, E1, E2 2 लेक्चर्स हैं, तो ये जब तक आप लोग पूरा कंप्लीटली नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, तब तक ये समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको फॉलो अप ले रहे होंगे। लोगों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने E1, E2 नहीं देखा है तो E1, E2 को चेक करके प्लीज़ इस लेक्चर को देखो आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
एंड SN1 SN2 को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी करेंगे। इसके पार्ट 2 में आई विल बेसिकली फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज था, और जो इसके कॉन्सेप्ट कुछ मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन के दौरान आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स, क्योंकि SN1 एस सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट कन्फ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए नोट बनाने के लिए। मेक नोट्स ऑन दिस टॉपिक एंड दिस पोर्शन सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। तो तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।